एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन नंबर 2.5। तो चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा जो है वो लेंथी है क्योंकि इसमें एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा है। वैसे मटेरियल देखा जाए जो पढ़ने का है वो तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसमें प्रैक्टिकल ही है। सो एनीवेज, आज हम लोग पढ़ेंगे 2.5 एक्सप्लोरिंग इम्प्लिसिट मीनिंग्स। तो इम्प्लिसिट मीनिंग्स क्या होते हैं, इसका बेसिक ओवरव्यू जो है वो पहले ऑलरेडी दिया हुआ है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मीनिंग का। लेकिन थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। So understanding implicit meaning in a text requires you to think more deeply and look beyond the information that the writer has stated directly. As a reader, you infer or deduce what the writer is implying by their choice of language. अच्छा, तो इम्प्लिसिट मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए इम्प्लिसिट मीनिंग को आप ये समझ सकते हैं जैसे छुपा हुआ मीनिंग, ठीक है, इसको ये समझ सकते हैं। तो छुपा हुआ मीनिंग जो है ना किसी भी चीज़ का ढूंढने के लिए आपको डीप जो है ना जाना पड़ेगा। एंड डीप कैसे जाना पड़ेगा आपको, बेसिकली जो राइटर ने डायरेक्टली लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड देखना होगा, ठीक है। वो तो पढ़ना हो गई, उसके साथ और भी आपने कॉन्टेक्स्ट भी उसका देखना होगा कि वो किस सीन में, किस एनवायरनमेंट में कोई चीज़ कही जा रही है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, बेसिकली उससे आपको पता चलेगा कि इस बात का असल में मतलब क्या है, ठीक है। तो आगे क्या है हमारे पास, आगे भी एक्सरसाइज ही है हमारे पास। So, hi. Identifying what is implied. Understanding implicit meanings allows you to draw conclusion about events and characters in a piece of writing as well as understanding the writer's attitude and opinions. So, implicit meaning क्यों जो है ना ढूंढने हमने, so implicit meaning से हमें हकीकत पता चलती है, हमें बेसिकली एक कंक्लूजन पे आते हैं हम कि अच्छा ये कैरेक्टर के साथ ये हुआ, अच्छा इस इवेंट में ये चीज़ हुई थी। बेसिकली एक जो है ना छुपा हुआ मीनिंग जो है ना आपको पता पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास सारा जो सिनेरियो है, सारी जो स्टोरी है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर भी एग्जाम्पल दी गई है। द एग्जामिनेशन हैड गॉन एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, हिज फर्स्ट चॉइस यूनिवर्सिटी बैकेंड। सब इसका क्या मतलब है, तो पहला पार्ट अगर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, द एग्जामिनेशन हैड गॉन एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, तो अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे हो सकता है कि अच्छा गया एग्जाम, ठीक है ना, कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही गया एग्जाम, ठीक है। अब इससे एक जो पहला जो थॉट आता है वो यही आता है दैट एग्जाम्स हैव गॉन वेल। फिर जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, implies this because the subject of the sentence seems confident that he has secured a place at his first choice of university, ठीक है। implying information rather than stating it directly makes the writing more interesting। अब जो है यहाँ पे ये जो हिज फर्स्ट चॉइस यूनिवर्सिटी बैकएंड का मतलब क्या है कि अब जो है वो बेसिकली अपनी जो उसकी पहली चॉइस थी, यानी कि जो उसने जहन में रखी हुई थी कि मैं पास होऊंगा या होंगी, तो फिर मैं जो है ना इस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा या जाऊंगी, तो अब जो है वो उस यूनिवर्सिटी में जा सकता है, जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस सेंटेंस ने जो है ना एक और एश्योरेंस दिया कि हाँ, अब जो है ये वाकई में एग्जाम जो है अच्छा गया। या हो सकता है कि जो है ना अगर हम लोग सिर्फ ये सेंटेंस पढ़ते, द एग्जामिनेशन हैड गॉन एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, तो क्या पता कि ये जो है ना सैड सैड वे में कहा जा रहा होता, ठीक है, कि मेरा एग्जाम वैसे ही गया जैसा मैंने सोचा था, मैंने पढ़ाई नहीं कर सकी, अगर आगे लिखा होता कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकी और ये वो, तो क्या होता हम लोग इसको एक सैड वे में लेते। लेकिन अब क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बेसिकली नया सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ है, इससे हमें सारा कॉन्सेप्ट पीछे का क्लियर हो गया। तो ये इम्प्लिसिट मीनिंग होती है। दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। Ali saw his brother cross the room and eagerly waved while hurrying towards him, but Mazhar turned away and busied himself in conversation with a friend। अब क्या हो रहा है कि इसमें अली ने अपने भाई को देखा, ठीक है, क्रॉस द रूम, एंड उसने जो है उसको बहुत मतलब वेव किया, हाथ जो है ना उसने हिलाया दूर से, ठीक है। और उसके सामने जो है ना मतलब वाइल हरिंग टुवर्ड्स हिम, यानी कि उसके पास आते हुए, बट लेकिन मजहर ने क्या किया, मजहर जो है ना वो मुड़ गया एंड अपने आप को उसने मसरूफ कर लिया अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी कन्वर्सेशन में। तो अब क्या इसमें क्या कहा जा रहा है, in this sentence the writer implies that Ali is more enthusiastic about seeing
मजहर देन मजहर इज टू टॉक टू अली, मतलब अली जो है यहाँ पर जिस तरह से ईगरली का वर्ड जो यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अली जो है वो ज्यादा जो है ना इंथुजियास्टिक है, ज्यादा जो है ना ये कह लो कि इंटरेस्टेड है, ठीक है, देन मजहर, ठीक है। दोनों आपस में मिलने के देखें तो अली जो है ना वो ज्यादा इंटरेस्टेड है मजहर से मिलने के लिए, वाइल मजहर जो है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। दिस सजेस्ट दैट देयर इज सम टेंशन एंड कीप्स द रीडर इंटरेस्टेड बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाई। तो अब इससे क्या होगा, इससे एक टेंशन रहेगी, इससे एक सस्पेंस रहेगा कि क्यों है ऐसा, ठीक है, जिसकी वजह से रीडर जो है वो आपकी जो आपका जो लिखा हुआ है उसमें आपका बेसिकली इंटरेस्टेड रहेगा। सो ये बेसिकली इम्प्लिसिट मीनिंग्स की दो एग्जांपल्स थी। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज आ गई दैट यू हैव टू डू, और ये भी एक्टिविटी है सारी। 2.6 अंडरस्टैंडिंग अ राइटर्स ओपिनियन एंड एटीट्यूड। एक मिनट मैं जरा सा नीचे देख लूँ किससे नीचे क्या है। ओके यस ये लास्ट है, सारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। 2.6 अंडरस्टैंडिंग अ राइटर्स ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स। राइटर के ओपिनियन एंड एटीट्यूड को पहचानना या अंडरस्टैंड करना, ठीक है। Implicit meaning does not only occur in descriptive and narrative text. When reading persuasive or informative text, you may be required to show understanding of a writer's opinion and attitude, which could be expressed implicitly rather than stated directly. You may also need to identify any bias displayed by the writer. So क्या है कि implicit meaning जो है वो सिर्फ descriptive and narrative text में नहीं होता, ठीक है, यानी कि कोई स्टोरी वगैरह या फिक्शनल में नहीं होता, बल्कि जो परसुएसिव या इंफॉर्मेटिव जो टेक्स्ट होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है उसमें भी आपको जो है ना थोड़ी बहुत नॉलेज, जो भी आप जिसके भी बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जो है ना वो बेसिकली रिक्वायर्ड होती है। क्यों होती है? ताकि आपको पता चल सके कि राइटर के ओपिनियन कि कहाँ पे वो अपना ओपिनियन शो कर रहा है, कहाँ पे वो फैक्ट्स शो कर रहा है, ठीक है, उसका एटीट्यूड किसके टुवर्ड्स है, और अगर कोई उसमें बायस है तो वो जो है ना बेसिकली आपको पहचानने में आ सके। जैसे कि हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है, न्यूज़ वगैरह पे सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, एक तो रिपोर्टर्स वगैरह वो अलग होते हैं, वैसे कुछ लोग अपनी भी जो है ना वीडियोस बना के वैसे न्यूज़ जो है ना वो करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो समझ लो कि वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, या किसी ने ब्लॉग लिख दिया किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, कोई पॉलिटिक्स के बारे में वगैरह। तो अगर आपको पीछे के बेसिकली थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम होगा, थोड़ा बहुत जो है ना अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं मालूम होगा, तो अगर उसमें कहीं ना कहीं उसने बायस दिखाया होगा ना, बायस से मुराद कहते हैं अनफेयर या किसी के फेवर में हो जाना, ठीक है, किसी एक खास शख्स के फेवर में हो जाना। हालांकि जो रिपोर्टर्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं ना, लेकिन अगर आपने कोई ब्लॉग पढ़ा उसमें अपने उससे लिखा हुआ है तो आपको पता नहीं चढ़ पाएगा कि ये जो है ना शख्स अपना पर्सपेक्टिव बता रहा है बजाय फैक्ट्स के, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली राइटर के ओपिनियन को समझना कि कहाँ पे वो अपना ओपिनियन दे रहा है, कहाँ पर जो है ना वो अपने फैक्ट्स बता रहा है, एंड कौन सा जो है ना वो मतलब एटीट्यूड क्या है उसका, एंड ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आए तो आपकी जो है ना बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, या आप जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना समझ सकते हैं। Opinions and attitudes in non-fiction text. Opinion and attitude non-fiction text में भी होते हैं. Many non-fiction texts such as speeches, articles explore topics by offering a viewpoint and presenting the reader with evidence to support the viewpoint. So opinions, attitudes ये सारे non-fiction texts में भी होते हैं, speeches में, articles में, इन सब में writer may express their opinion through a biased attitude or they may offer a more balanced approach. जो राइटर है वो बैलेंस्ड अप्रोच भी रख सकता है, वो बायस्ड एटीट्यूड भी रख सकता है कि वो किसी के फेवर में जो है ना वो बोल रहा हो, या तो उसने बैलेंस जो है वो चूज किया। सो आइदर वे द राइटर्स ओन ओपिनियंस आर इम्प्लिसिट इन द टेक्स्ट। तो राइटर के अपने जो ओपिनियंस होते हैं ना ये इम्प्लिसिट होते हैं, ये हिडन होते हैं, आपको देखने पड़ते हैं, आपको समझने पड़ते हैं कि कब जो है ना वो राइटर अपना ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। Some non-fiction text may be written in the third person, so the writer's attitude is less apparent.
As the text may imply opinions and attitudes that will be asked to explore from the evidence offered. To do this, you may need to be aware of the following aspects of a text. So कुछ नॉन फिक्शन टेक्स्ट जो होते हैं उसमें थर्ड पर्सन जो है ना लिखते हैं राइटर्स, मतलब राइटर्स खुद से नहीं लिखते कि जैसे मैं किस चीज़ की एग्जांपल दूँ, अगर कुछ बुक्स पढ़ी हो, ठीक है, तो कुछ बुक्स में जो है बेसिकली क्या होता है कि राइटर अपनी जो है ना अपने उससे लिख रहा होता है, ठीक है ना, एक अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा होता है कि आई डिड दैट रिसर्च, और उस रिसर्च के बाद जो है आई केम टू दिस कंक्लूजन कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये आइए पर्सनल पर्सपेक्टिव से जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन अगर थर्ड पर्सन के उससे जो है ना वो कर रहा है तो मे बी फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी है उसमें कोई कैरेक्टर्स हैं, वो उसके थ्रू जो है ना अपना ओपिनियन जो है ना दे रहा है, तो ये थोड़ा सा जो है ना बेसिकली मुश्किल हो जाता है फाइंड आउट करना। बट एनीवेज अभी जो है हम लोग इसको आगे देखेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी, और जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली तो है चीज़ टोन। टोन से मुराद ये है कि लुक फॉर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज एंगर, फ्रस्ट्रेशन और इंथुजियाज्म। जैसे अभी हमने ऊपर इंथुजियाज्म का देखा था कि अली जो है वो बहुत ज़्यादा ईगर था मजहर से मिलने के लिए, ठीक है। सो क्या था वहाँ पे ईगर का जो वर्ड यूज़ किया गया था वो एक टोन जो है ना बता रहा था, ठीक है, कि अली जो है ना किस तरह से जो है ना बिहेव कर रहा है, ठीक है, वो टोन बता रहा था। रजिस्टर, रजिस्टर से मुराद कंसिडर हाउ फॉर्मल और इनफॉर्मल द राइटिंग है, इसकी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, किस तरह से है। वर्ड चॉइस, look for emotive language, technical language, strong expressions, deliberate understatement और exaggeration। अच्छा, वर्ड्स की चॉइस हमने देखनी है कि वर्ड्स के नॉर्मली लिखे हुए हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है वो लैंग्वेज है, या बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, सॉरी, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है, किस तरह से, ठीक है। तो ये वर्ड की चॉइस पे हमें गौर देना है, गौर करना है। और डिटेल्स, रीजंस एंड एविडेंस जो भी ऑफर किए हुए हैं, जाहिर सी बात है उनको भी हमें नज़र में रखना है। तो आगे हम लोग ओपिनियंस को भी एक्सप्लोर करेंगे और क्या है, ठीक है, ये टेस्ट है। सो वंस यू कंप्लीट ऑल ऑफ द एक्टिविटीज, फिर उसके बाद हम लोग बेसिकली ये टेस्ट भी करेंगे। कब तक हो जाएंगे सारे? अच्छा वेट, एक हफ्ते में? अच्छा खैर, इसके बाद है चैप्टर नंबर 3, एनालाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग राइटर्स इफेक्ट्स। तो ये फिर हम लोग जब हमारी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी और फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। राइट, चैप्टर नंबर 2 हमारा एंड हो गया। इंग्लिश में सारी प्रैक्टिस है। यू माइट बी थिंकिंग कि सारा इतना सारा काम, इतना सारा काम, तो मैंने कल भी बोला था कि इंग्लिश में सारा जो है ना बेसिकली प्रैक्टिस का ही कमाल है, इसमें पढ़ने वाला एज सच कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ ऐसे ही है कि आप बस प्रैक्टिस करते जाएं, अभी टीचर फीडबैक देंगी, उस फीडबैक से आप इम्प्रूव करते जाएं, बस यही है इसको पढ़ने का तरीका। बाकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन बुक में थी वो मैं बताती जा रही हूँ साथ साथ, ताकि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। वरना वैसे देखा जाए तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो याद रखनी पड़े, जो बिल्कुल वो करनी पड़े। जितना ज़्यादा जो है ना एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस को या एक्सरसाइज करोगी तुम्हें पहले वैसे ही पता चल जाएगा सारा कुछ। एनीवेज,